नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे यूक्रेन और जो रशिया युद्ध है उसमें हाल में ही सऊदी अरब में यूएसए और रशिया के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में चर्चाएं हो रही हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया गया है और दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्टी है वो जो यूरोप है उसे भी शामिल नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर जो डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में जिस तरह से घोषित किया था कि वो जैसे ही राष्ट्रपति बनेंगे वो यूक्रेन रशिया युद्ध को समाप्त कर देंगे, वो उसी क्रम में आगे बढ़ गए हैं। लेकिन इसमें सबसे मजेदार चीज ये है कि इस युद्ध में यूक्रेन रशिया युद्ध में यूक्रेन को ही शामिल नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये वार्ता हुई है उसके क्या परिणाम होंगे और इसमें किसने क्या खोया क्या पाया। तो दो तीन कहावतें हैं जो मुझे लगता है इस वार्ता में बड़ी फिट बैठती हैं जेलेंस्की के ऊपर, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। एक तो ये है कि कॉमेडियन के साथ कॉमेडी हो गई। जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो एक कॉमेडियन रहे हैं पहले। फिर है उनके लिए दुनिया 360 बदल गई रातों रात। तीसरी उन पे कहावत लागू होती है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। और एक और में बड़ी इंपॉर्टेंट कोट है जो यूएस के एक पुराने डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है हेनरी किसिंगर। उन्होंने बहुत पहले कहा था कि कोई भी एक देश का दूसरा देश स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता, केवल उस देश के इंटरेस्ट स्थायी होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी तरह से लागू हुआ है इस वार्ता के दौरान और इस युद्ध के दौरान। तो आइए चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो हाल में ही जो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है वहां पिछले 2 दिन से जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को फैबियो और जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लैवरोव, उनके बीच में वार्ता हो रही है किस तरह से यूक्रेन और रशिया युद्ध को समाप्त किया जाए। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि यूक्रेन को शामिल ही नहीं किया गया है, बिना यूक्रेन के ही ये वार्ता हो रही है। जबकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, वो तैयार बैठे थे कि हमको भी अगर बुलाया जाए तो हम इसमें जाएं, वार्ता करें। और वो काफी नाराज भी हुए कि बिना हमारे शामिल किए ये वार्ता क्यों की जा रही है। लेकिन ये वार्ता हो रही है और बहुत कुछ इस वार्ता का जो परिणाम है, अब जो संभावित चीजें निकल के आने वाली हैं और जो इसके परिणाम होंगे, संभावित जो परिणाम होंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है इस वार्ता के बाद अब जो निकल के आने वाला है, जो आउटकम इस वार्ता का निकल के आने वाला है, वो सबसे पहले तो ये निकल के आएगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच में एक सीज फायर कराया जाएगा, यानी दोनों के बीच में अब युद्ध को रोका जाएगा। नंबर 2, जो हिस्सा अब तक रशिया ने यूक्रेन का कब्जा लिया है, लगभग 20% हिस्सा ऐसा है यूक्रेन का जो रशिया कब्जा चुका है, वो अब मुझे लगता है रशिया के पास ही रहने वाला है। अब वो मुश्किल है कि वो यूक्रेन को वापस मिले। तीसरी चीज ये है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब जो यूएस के और अन्य देशों के सैंक्शन लगे थे रशिया के ऊपर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 17,000 से ज्यादा सैंक्शन लगाए गए थे रशिया के ऊपर और वो इन सैंक्शन को 2.5 साल से झेल रहा है। तो वो हटाए जाएंगे। इसके बाद जो यूरोप की और अमेरिका की विभिन्न कंपनी, विशेष तौर पे अमेरिका की जो कंपनियां हैं, वो अब मुझे लगता है वापस रशिया में काम करना स्टार्ट की जाएंगी। इसके अलावा जो यूक्रेन है उसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का अब अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन वो ईयू का मेंबर यानी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन सकता है। देखिए, ये युद्ध ही इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने विशेष तौर पर नाटो में जो शामिल होने की डिमांड की थी, उसकी वजह से ही युद्ध शुरू हुआ था और एंड में ना उन्हें नाटो की
मेंबरशिप मिल रही है और इतना लॉस हो चुका है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम सीज फायर के बाद निकलेगा तो अमेरिका कोशिश करेगा कि यूक्रेन में एक चुनाव हो। और आप जैसा कि जानते हैं कि अब इस समय यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि निश्चित तौर पे वो चुनाव हारेंगे और बाद में फिर जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा वो निश्चित तौर पे अमेरिका के हिसाब से काम करेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो बहुत प्रेशर डाल रहा है अमेरिका यूक्रेन के ऊपर। अमेरिका का कहना है, विशेष तौर पर ट्रंप का कहना है कि जो यूक्रेन के प्रमुख खनिज संसाधन हैं उसमें से 50% की हिस्सेदारी अमेरिका को चाहिए और ये हिस्सेदारी होती है $500 बिलियन। हालांकि अभी जेलेंस्की मना कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह की खनिज संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं देना चाहेंगे, अमेरिका को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये कब तक बेचारे इस चीज से बच पाएंगे, मुझे तो इस पे शक है। तो ये फिलहाल जो मुझे लगता है आउटकम है जो वार्ता चल रही है रियाद। अब इसको देख के जो यूरोप है वो क्या करने वाला है, तो यूरोप में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने एक पेरिस में मीटिंग बुलाई थी जिसमें इस समस्या को लेकर चर्चा की जाना थी, लेकिन उसमें कोई खास आउटकम नहीं निकल पाया। और अभी हाल में ही जो जर्मनी के म्यूनिख में भी एक वार्ता हुई थी जिसमें जेलेंस्की ने कहा था कि यूरोप को अपना नेटो बनाना चाहिए और अमेरिका पे अब ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें भी मुझे लगता है कोई खास प्रगति होगी नहीं, क्योंकि यूरोपियन देश इस मामले में फंसना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह से अभी जो वर्तमान स्थिति है वो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है, इस पूरे 2.5 साल का जो युद्ध चला है, इसमें सबसे बड़ा फायदा मिला है अमेरिका को। उसने अपने हिसाब से ही सारी चीजें करी। और दूसरा और इम्पोर्टेंट जो फायदा जिसे मिला है वो है रशिया। 2.5 साल युद्ध चला, उसने युद्ध को अपने हिसाब से चलाया। 17,000 इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, अन्य किस्म के सैंक्शन लगे, वो सब झेल गया। उनकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक चली, इस दौरान उन्हें परेशानी भी नहीं हुई। तो कुल मिला के मुझे जो लगता है कि इस पूरी कवायद में एक लीडर का विजन, यानी जेलेंस्की का जो विजन था कि हम नेटो में शामिल होंगे, तो उन्होंने अपनी जिद, अपने गलत विजन और गलत लीडरशिप के चलते यूक्रेन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया और एंड में भी फायदा कुछ नहीं मिला।